हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी सीटेक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो बच्चे पेपर 2 में एनसीईआरटी यानी एसएसटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अब हमारे पास 1 मंथ रह गया है। हम एसएसटी के जो एनसीईआरटी सिलेबस दे रखा है 6 to 8 का सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कैसे कवर करें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 3 पॉइंट मैं बताऊँगी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी आपको पढ़ना है एनसीईआरटी की 6 to 8 क्लास के एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना है, डीपली फॉलो करना है, वर्बली नहीं पढ़ना। सेकंड पॉइंट्स, जब आप बुक्स पढ़ लेते हैं यानी कि जो भी चैप्टर पढ़ा है आपने प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं, कहीं से भी नहीं अगर नहीं मिलते हैं तो टेक्स्ट बुक से आती है एप्लीकेशन, वहाँ उस बुक को फॉलो करिए। उसमें बहुत कम चार्जेस में आपको ऑनलाइन पेपर मिल जाते हैं। सेकंड, थर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कहीं से नहीं मिल रहे तो सीटेक की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे, प्लस आंसर की भी मिल जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं आपको ज़रूर उसका लिंक दूंगी और आप उसको फॉलो कर से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ये 3 पॉइंट्स को फॉलो करना है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो आपका पेपर नहीं क्लियर हो सकता, मार्क्स स्कोरिंग है, क्योंकि 40 मार्क्स आपके सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है। इसके साथ ही साथ आपका होता है पेडोलॉजी सेक्शन, वो भी बहुत ईजी है। अगर आपने पेडोलॉजी पढ़ी है यानी कि सीडीपी को पढ़ा है, सीडीपी को डीपली पढ़ा है, उसके कंसेप्ट को समझा है, तो आप आसानी से पेडोलॉजी भी कर सकते हैं। तो मैं हर एक चैप्टर को पढ़ाकर एनसीईआरटी की प्लस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगी। कोई भी किसी भी तरीके से पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है, इस बिहाफ पर आपको तैयारी करा रही हूँ। अगर मेरे चैनल से जुड़ सकते हो तो जुड़िए। स्टार्ट करते विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए, सबसे पहले हमने हिस्ट्री ली है। हिस्ट्री में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है और उसको पढ़ने में, क्योंकि हिस्ट्री उनको लगता है बोरिंग सब्जेक्ट। अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आसानी से पढ़ सकते हो। स्टार्ट करते विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए, सबसे पहला जो हिस्ट्री का क्लास 6 का है, ये क्लास 6 की बुक्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि सबसे ईजिली रहता है कि हमें ईजी से पढ़ना है। हमें ईजी टू हाई, हाई मतलब ईजी टू मतलब होता है कि कठिन, सरल से कठिन की ओर जाना है। सरल से कठिन का मतलब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जिसमें हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, हमें उसको छोटी क्लासेस से लेना है। तो 6 से लेकर 6, 7, 8 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपका जो 6 का सिलेबस है उससे थोड़ा वास्ट 7 है, उससे वास्ट सबसे ज़्यादा 8 है, जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो हम उसको इसलिए फॉलो करते हुए हम 6 क्लास की बुक्स ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला लिया हुआ है कब, कहाँ और कैसे। देखिए, यहाँ पे हिस्ट्री और इतिहास की बात की जाती है, तो हिस्ट्री और इतिहास के पुराने समय में क्या क्या चीज़ें खोजी गई थी, क्या क्या ढूंढा गया था, क्या ढूंढा गया था, कब ढूंढा गया था, किस जगह पे ढूंढा गया था और कैसे उसको इम्प्रूवमेंट मिला। तो इसके बारे में एक कहानी के थ्रू एनसीईआरटी ने एक पिक्चर्स दे दी है। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वर्बली है कि रसीदा का एक सवाल था। रसीदा कहती है बैठी हुई अखबार पढ़ी। आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर बुक्स पढ़ते हो आप, उसमें देखते हो कि कितने पुराने पुराने लोगों ने कितनी खोजबीन करी है, किस तरीके से की है, हमें क्या क्या चीज़ें मिली है। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर दिया गया है। काफ़ी वर्षों तक पहले क्या हुआ, अब कैसे पता लगाए। देखिए, हमें तो पढ़ा नहीं है, हम तो अब न्यू जनरेशन है, तो हमें कैसे पता लगाना। तो पता लगाने के लिए इन्होंने तरीके बताया कि रेडियो सुन सकते थे, रेडियो यहाँ पे दे रखा है, अंडरलाइन कर रही हूँ, ध्यान रखिए। रेडियो सुन सकते थे, टेलीविज़न देख सकते थे या अखबार पढ़ सकते थे। इन तीनों ही तरीके से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो काफ़ी समय में जब बीत जाने के बाद हमारी याददाश्त इतनी चीज़ों को याद नहीं रहती। हम बहुत सारी चीज़ें 2 दिन बाद, आपको खुद ही देखो, आप 2 दिन पढ़ रहे हो, उसके बाद तीसरे दिन अगर ना पढ़ो, तीसरे चौथे पाँचवें दिन वो चीज़ें क्या होती है, हमारे दिमाग से भूलती जाती है। तो हम उसको दोबारा पढ़ने के लिए रिकॉल करते हैं, हम दोबारा पढ़ते हैं, तब वो चीज़ें हमें हमारे माइंड में आती है, ठीक है। अब यहाँ पे है अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी पैराग्राफ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है कि हम लोग क्या कहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। अखेटक, अखेटकों को मतलब कहते हैं वहाँ उस समय के जो जंगलों में रहते थे, किस तरीके से शिकार करते थे। अगर अपना आप अपने आप को वहाँ देखिए, अगर मैं उस जगह होती तो क्या करती, या मैं उस जगह होता तो क्या करता। उस समय के जो शिकारी है वो क्या करेंगे, जंगलों से जो जो चीज़ें उनकी वहाँ से खोजबीन करेंगे, वहाँ देखेंगे। शिकारी क्या करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, जो जो फल फूल मिलेंगे उनको पहचान होगी धीरे धीरे। और फिर वहाँ उस समय के जो जानवर थे, जैसे भेड़ हो गया, बकरी हो गई, ये सारे जानवर उस समय थे, तो उस समय उनका शिकार, उनको लेके उनका भेड़ बकरी ये सब का शिकार करते थे। पशुपालक कौन होते थे, जो पशुओं को पालते थे। कृषिक जो होते थे, कृषिक बने जो खेती बाड़ी करते थे। किसा जंगलों के बारे में जाते थे, खेती किस तरीके से फूल उगाना है, किस तरीके से पेड़ है, कौन सा पेड़ है, नारियल का पेड़ है, इसे। शासक वहाँ के जो राजा महाराजा थे, जो राज्य करते थे। व्यापारी जो सामान बेचते थे, खाद्य सामग्री हो गई या फिर आपका जो बहुमूल्य सामान हो गया, उनको बेचते थे। पुरोहित वहाँ के जो ब्राह्मण थे, किस तरीके से पूजा करते वहाँ करते थे। शिल्पकार, शिल्पकार का मतलब है जो कलाकारी करते हैं, जो मूर्तिकार मूर्तियाँ बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं,
जिसमें हम घरों का करते हैं। कलाकार जो होते हैं ये सारे वही लोग थे जो उस समय सीखे हुए थे। संगीत जो संगीत का करते हैं, और वैज्ञानिक जो ज़्यादा से ज़्यादा खोजबीन करते हैं। जिस जगह जाते हैं, जैसे अगर मान लो कोई जगह जा रहे हैं या किसी भी जगह में उनको कोई चीज़ मिली है तो उसको वैज्ञानिक तरीके से जानकारी हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, समय समय पर बच्चे क्या करते थे, अलग अलग खेल खेलते थे। कौन सी कहानियाँ पढ़ते होंगे, हम भी खुद सोचते हैं अगर हम इतिहास में नहीं हैं, अगर आप छोटे बच्चों अपने से छोटे बच्चों को अगर सिखाओगे तो किस तरीके के इतिहास की कहानी सुनाओगे, किस तरीके के लोग गीत गाते थे, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, जिसमें मैं स्टार बना रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि लोग इस नदी के तट पर, तट मतलब किनारा जो होता है, जैसे एक नदी है, नदी के किनारे आसपास लोग या गांव बसे हुए होते हैं, उस समय की बात की जा रही है। और ये जगह है नर्मदा नदी का। मानचित्र 1 में देखेंगे नर्मदा नदी कहाँ पे है, और उसके बारे में जानकारी भी हमें पता होना चाहिए नर्मदा नदी कहाँ पे है, उसकी जानकारी। कई लाख वर्ष पहले, यानी बहुत साल, बहुत लाख वर्ष मतलब बहुत टाइम समय पहले की बात है, जहाँ पे लोग, नदी थी, छोटी सी नदी तो पता होता है ये नदी है, और इसके आसपास के गांव, जो गांव होते हैं बसे हुए, उनको कह रहे हैं कि उनके तट पर रहते थे। वो सबसे पहले आरंभिक मतलब पहले लोग थे जो रहते थे, उनको कहा गया था कुशल संग्राहक। संग्राहक मतलब खोजबीन करना, पेड़ों से मतलब जंगलों में जितनी भी ज़्यादा फल थे, फूल थे, खाने की चीज़ें थी, उनकी खोजबीन को इकट्ठा करते थे। संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना चीज़ों को, ठीक है। आसपास के जंगलों की संपदा से परिचित है। संपदा मतलब होता है कि जानकारी थी, उन्हें नॉलेज थी, तभी वो खोजबीन करते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगलों के अन्य उत्पादों को का यहीं से संग्रह किया करते। इकट्ठा करना, संग्रह मतलब कलेक्ट करना चीज़ें। क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करते थे, जड़ें, जड़ें जो हम यूज़ करते हैं आजकल आयुर्वेदिक में यूज़ की जाती है जड़ें, उनकी बात की जा रही है। फल आपको पता है, और जंगल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। साथ ही साथ वे अखेटक जो जानवर थे जो शिकार करते थे, वो क्या कहलाते थे, अखेटक कहलाते थे। उसको शिकारी कहते थे। शिकारी मतलब एक व्यक्ति अब अपना पूर्ति कैसे करेगा, उस समय जंगल ही जंगल है, फल फूल से खाएगा, शिकारी करता है, उसी प्रकार से यहाँ पे शिकारी करते थे। ये किस जगह थी, नर्मदा नदी के पास था, जहाँ पे सबसे पहले 1 लाख साल पहले यहाँ पे चीज़ें हमें मिली। और यहाँ पे कुशल, उसको कुशल संग्राहक कहा जाता था। वो फल फूल और आदि जंगलों की जानकारी थी, और वह शिकारी शिकार करते थे, जिसे हमें कहते हैं अखेटक, ठीक है। आगे देखिए, अगला कह रहे हैं, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट होगी मैं स्टार बना रही हूँ, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नहीं समझ में आता थोड़ा सा, ठीक है। आगे देखिए, अब कह रहे हैं उत्तर पश्चिम में सुनेमार और कृत्य के बारे, इसमें से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगर आपने पेपर देखा होगा तो प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में जानकारी मिलेगी। उसमें यहाँ पूछा गया था कि इसको क्या कहते हैं। देखिए इस लाइन को, इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मैं बता रही हूँ। सुनेमार और कृत्य की पहाड़ी में यह पूछा गया था कि वहाँ पे प्रश्न ये आया था, सुन लीजिए, प्रश्न ये पूछा गया था कि उस समय सबसे पहले क्या उगाना शुरू किया था। क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया, सीधा नहीं पूछा गया, मैं तो आपको सीधा डायरेक्ट बता रही हूँ। वहाँ पर यह पूछा गया था कि उस समय जो इस क्षेत्र में कुछ क्षेत्र ऐसे थे, सबसे पहले 8000 साल वर्ष पूर्व मतलब होता है पहले 8000 पूर्व वर्ष ईस्वी पूर्व सबसे पहले क्या करा था उन्होंने, गेहूं और जौ की उपज करनी, मतलब उपज मतलब होता है फसलों को उगाना शुरू किया था, ठीक है, आरंभ कर दिया था। उस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या थी, भेड़ बकरी और गाय बैल, इन्हीं से ही पालतू पशुओं को पालकर ही अपना जीवन निसार करते थे, अपना जीवन गुजारते थे, अपना जीवन यापन करते थे। क्योंकि इसलिए करते थे क्योंकि उस समय यही जानवर बहुत है, भेड़ बकरी, भेड़ से ऊन मिलती थी और इनसे दूध मिलता था, तो इनको पालते थे और दूध का वो करते थे धीरे धीरे। तो ये इतना ही है। और ये लोग गाँव में रहते थे, तो गाँव में सबसे ज़्यादा भेड़ बकरी और 3 जानवर थे, गाय बैल, और सबसे ज़्यादा गेहूँ और जौ को उगाकर अपना जीवन बसर करते थे। अगली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर स्टार बना रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं बताना चाहती, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं, जो मेन है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे इस लाइन को स्टार का मतलब है कि उत्तर पूर्व, पहले पूछा गया था उत्तर पश्चिम, उससे पहले पूछा गया था नर्मदा नदी। तो गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे कृषि का विकास हुआ था। सबसे पहले कृषि करना सीखते, कृषि कैसे की जाती है, किस तरीके से की जाती है, और कृषि भी की जाती है तो लेकिन उसमें किस चीज़ें होती है, जैसे जौ होती है, चावल होते हैं, बाजरा होता है, बहुत सारी जो चीज़ें उगाई जाती थी। लेकिन उस समय जो विकास हुआ, जब किसी का क्षेत्र के बारे में पता चला लोगों को, तो वहाँ पे सबसे पहले चावल उगाने लगे। और चावल के लिए हमारे पास कौन सी जगह ले ली थी इन्होंने, वे स्थान लगे थे विंध्य के उत्तर दिशा में। विंध्य की पहाड़ियाँ जो होती है, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, वहाँ पे उत्तर दिशा। अब ये भी नहीं, ये मत कहना कि हमें उत्तर और पश्चिम और दक्षिण नहीं पता होगा, ये ऑब्वियसली आपको पता होगा।
अब हम मानचित्र में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया था, जो हमारे सबसे पहले आया था नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी के बारे में हमें मानचित्र एक में देखना है। ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के आसपास भी सतपुरा नदी है, तापी नदी है, सोन नदी है। तो ये सब नदी जो थी हमारी कहाँ थी, ये सेंटर में दिख रही है ना, इस तरीके से। उसके बाद विंध्य की पहाड़ियाँ के बारे में पूछा गया था कि पश्चिम में सुलेमान और कृथक की पहाड़ियाँ पूछी गई थी। सुलेमान और कृथक की पहाड़ियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पे ये रहा, मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ था ये चीज़ें। आपको दिमाग में अगर ये रहेगी तो यहाँ पे गारो की पहाड़ियाँ ये रही, गारो की पहाड़ियों के बारे में ये रहा, ठीक है। और यहीं पर इसी साइड में ही आपकी दूसरी नर्मदा नदी बता दी मैंने आपको, विंध्य की पहाड़ियाँ बता दी, ठीक है। ये हमारे जो थी उत्तर, विंध्य की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में थी और पश्चिम में कृथक और गारो की पहाड़ियाँ भी बातचीत की गई है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पूछे जाते हैं, अगर एग्जाम में पूछे जाए। वैसे ये पूछा नहीं जाता, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। ये उपमहाद्वीप के मानचित्र में है। अब आगे देखिए, अब आगे हम पढ़ते हैं आगे क्या कहा गया है, जो इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए यहाँ पे बोला गया है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी। देखिए सहायक नदी उसे कहते हैं जो एक बड़ी नदी से सारी छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती है, उसको सहायक नदी कहते हैं। ये वे नदियाँ होती हैं, यहाँ पे देखा दे रखा है, सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक नदी से मिल जाती है। 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों में आरंभिक नगर बसे थे। पहले गांव बसे थे, फिर नगर फूले फूले। इसमें गंगा और उसकी सहायक नदी के किनारे समुद्री तटीय किनारों पर, इलाकों पर, ये किनारों पर बोल सकते हैं, उसका विकास 2500 वर्ष पहले हुआ था। 8000 साल पहले किसका था, लोग गेहूँ और जौ उगाने लगे थे, भेड़ बकरियाँ पालने लगे थे, ठीक है, गाय भैंस पालने लगे थे। और सबसे पहले क्या हुआ था कि उत्तर पूर्व में क्या हो गया था, उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी के आसपास जो विंध्य की पहाड़ियाँ है उसके आसपास क्या हो गया था, लोगों ने कृषि उपजाने लगे थे। सबसे पहले क्या गया था, चावल की उपज हुई थी, चावल की फसल उगाने लगे थे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी के आसपास का जो इलाका था, जिसको हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो इसमें सिंधु नदी सभ्यता भी बोल सकते हैं। तो इसमें आसपास के लोग रहते थे, वो ज़्यादातर प्रारंभिक नगर बस गए थे, यानी पहले लोगों ने अपना शहर बसाना, नगर बसाने छोटे छोटे लग गए थे 4700 वर्ष। गंगा और उसकी सहायक नदी में आसपास 2500 वर्ष पहले, ठीक है। इस तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है सोन नदी और उसकी सहायक नदी। अब सोन नदी और सहायक नदी के बारे में पूछा गया है तो वो बताना जरूरी है। यहाँ पे लिखा गया है कि उसकी आसपास की नदी के आसपास सबसे पहले मगध नाम से बिहार में, हाँ दक्षिण में था नदी, उसके आसपास मगध था। मगध को हम बिहार भी कहते हैं, बिहार के नाम से। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राज्य हुआ था, शक्तिशाली राज्य शासक होते थे, उन्हें अपने राज्य स्थापित करने में बड़े बड़े हिस्से और बड़े बड़े राज्यों की स्थापना करना अच्छा लगता था। अब इसमें एक पॉइंट और बताया गया है कि यहाँ पे कहा गया है कि वहाँ के जो उपमहाद्वीप में जितने भी लोग थे, जैसे नर्मदा नदी हो गई, सोन नदी के बारे में बताया, विंध्य की पहाड़ियों के बारे में बोल रहे हैं, गारो सुलेमान की पहाड़ियों के बारे में बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें जो उन्होंने कही थी, वहाँ के लोगों की यात्राएं कैसी थी, वहाँ लोगों का जीवन शैली था। लगातार क्या करते थे, बड़े बड़े पहाड़ होते थे हिमालय में, वो आसपास के रेगिस्तानों में, और उनकी यात्रा करते थे। जोखिम भरा यात्रा होती थी। क्यों होती थी, क्योंकि पहाड़ों पे जाना इतना आसान नहीं होता था। एक जगह से दूसरे जगह, लोग एक जगह को दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्योंकि उनको चीज़ों की तलाश करने जाता था। कोई अच्छी जो व्यापारी होंगे, वो व्यापारी क्या करेंगे, एक जगह से दूसरे जाने के लिए उनके पास बहुमूल्य वस्तु के लिए जाते थे। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, उसी के बारे में आपको डिटेल बता रही। धार्मिक जो होते थे, धार्मिक लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए एक कब्जे से दूसरे कब्जे में जाते थे, एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे। और लोग रोचक जानकारी है, यानी कि आपको कैसे मिलेगी, जब लोग वहाँ जाएंगे तभी तो आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे वर्बली है कि रोचक जानकारी के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता पूर्व यात्रा किया करते थे, और अक्सर जानकारी हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरे शहर, एक कब्जे से दूसरे कब्जे जाया करते थे। आगे जो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामर, क्योंकि एग्जामर क्या है उसको कुछ नहीं पता। आप ये सोचिए वो कुछ भी पूछ सकता है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहे हैं एशिया यानी आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, म्यांमार आदि पड़ोसी राष्ट्रों को दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया के महाद्वीप से छोटा है, दक्षिण एशिया महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और एशियाई पहाड़ों की समुद्रता और पहाड़ियों पर्वतों से बटा होने के कारण इसे उप महाद्वीप कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद क्या रहे कि आज के लोग यात्रा क्यों करते थे, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। आज लोग यात्रा इसलिए करते हैं कि वहाँ पे पहाड़ी होते हैं, पर्वत होते हैं, समुद्र होती है, उनके आसपास की सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं को पार करना इतना आसान नहीं होता, तो वो चाहते थे कि मैं पहाड़ों की ऊंचाई तक को छूऊं, समुद्र को पार कर सकूँ, तो इसलिए यहाँ पे लोग आकर बसने लगे। आगे देखिए, अब लोगों के इस
आगमन से, यानी एक जगह से दूसरी जगह के जाने में क्या क्या चीज़ें होती है। एक तो उन्हें पहाड़ों पर जाने की इच्छा होती है, समुद्र पार करने की इच्छा होती है, एक अपनी संस्कृति की, अपनी हम ये कह सकते हैं अपनी परंपरा को जानने की इच्छा होती है। तो कई साल लोगों ने इन्हें तलाशा, संगीत को रचा, भोजन किस तरीके से बनाते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान किया, एक दूसरे को बताया। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे बोला गया है देश का नाम, देश यानी देश का नाम जो हमारे भारत है उसका नाम कैसे भारत पड़ा। तो यहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है जो इम्पोर्टेंट है। अपने देश में पराया हम पहले क्या कहते थे, इंडिया। इंडिया भारत जैसे नामों का प्रयोग किया जाता था। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, ये देखिए, जिसको हम सिंधु में यानी संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता है। अगर हम एटलस में देखेंगे तो यूरान और ईरान के जो आसपास का एरिया है वो 2500 साल पहले उत्तर पूर्व पश्चिम में यानी पश्चिम की ओर से आने वाले जो ईरानी थे और यूनानी थे उन्होंने सिंधु को हिदोस कह दिया। ये इंपॉर्टेंट है, हिदोस और इंदोस कहा। और जो नदी के पूर्व हिस्सा यानी भूमि स्थित में लोग रहते थे उन्हें इंडिया कहने लगे। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले जो लोग रहते थे 2500 पूर्व, उत्तर पश्चिम के लोग के जो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानी और यूरानी इसको कहते थे हिंदोस और इंदोस कहते थे। और नदी के जो आसपास यानी सिंधु नदी और उनके आसपास के जितने भी भूमि प्रदेश थे उनको इंडिया कहने लगे। अब जो भारत नाम का प्रयोग होता वो उत्तर पश्चिम के लोगों के रहने वाले एक, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे रहने वाले लोग एक समूह में किया जाता था। यानी वहाँ के जो आसपास के जो ग्रुप बने हुए थे वो लोग इसको क्या कहते थे, भरत कहते थे। क्या नाम दिया जाता था, भरत। ठीक है। समूह को उल्लेखित यानी कि इसको किस तरीके से उल्लेखित किया गया, किस में उल्लेखित किया गया, किस में बताया गया है। संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष किस में हुई थी, ये जिसकी बात कर रहे हैं वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद की जो आरंभिक शिक्षा, जो ऋग्वेद में जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं उसकी शुरुआत जो थी वो 3500 वर्ष। इसमें से क्वेश्चन 100 टाइम्स पूछा गया है, इसलिए हाईलाइट कर लेना और ये इंपॉर्टेंट भी है। कीर्ति कब हुई थी, 3500 वर्ष में मिला था। बाद में इसका प्रयोग देश के नाम पर होने लगा, यानी भारत के नाम पर होने लगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे अतीत के बारे में और जानकारियाँ भी मिलती है। हमें क्या जानकारी मिलती है जो इम्पोर्टेंट है, अतीत की जानकारियाँ हमें कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों के बारे में। पुस्तकों को पढ़ना और ढूंढना हमें अच्छा लगता है, उनकी जानकारी रखता है। लेकिन यहाँ उस समय लोग क्या करते थे, एक भूज नामक पेड़ था हिमालय की तरफ, वहाँ पर उसमें लिखे करते थे, कलम से लिखा करते थे। और उनकी भाषा जो होती थी वो उन्होंने पांडुलिपि नाम दिया था, हाथ से, यानी पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण से पांडुलिपि नाम दिया गया। उस समय की जो पांडुलिपि होती थी वो अंग्रेजी भाषा की पांडुलिपि में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था और लैटिन भाषा के मैनू जिसका अर्थ था हाथ से निकला हुआ यानी हाथ से लिखा हुआ। पांडुलिपियाँ जो होती थी ताड़ पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूज्र नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। भोजपत्र अगर आपने देखा होगा तो मैं पिक्चर्स में आपको दिखाती हूँ, ये लिखा हुआ है। इस पांडुलिपि की बात की जा रही है। यह पांडुलिपि जो थी जो पेड़ की जो छाल, और छाल पता नहीं होता तो मैं आपको बता दूं, जो पेड़ की जो ऊपर ही परत होती है उसको उतार कर उसे इस तरीके से उसके ऊपर लिखा जाता था, जिसमें हमें रामायण भी लिखते थे, महाभारत भी लिखते थे। तो इन सब चीज़ों को उसी पत्र से कलम के द्वारा शाही में डिबो के लिखा जाता था। ये भी आपको बता दूँ। यहाँ पे एक पृष्ठ में लिखा हुआ है पांडुलिपि से बनी, देखिए यहाँ पे देखिए, पांडुलिपि से बनी एक पृष्ठ है, उसमें कहा गया कि इस पांडुलिपि लगभग 1000 साल पहले की बनी हुई है या लिखी गई है। किताब बनाने के लिए ताड़ पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भूज्र पेड़ की छाल से बनी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। तो यही एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अब इन पांडुलिपि को क्या हो गया, आज के समय में इन पांडुलिपि का क्या है, ये है या नहीं है, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसके बारे में क्या कहा गया है, इतने वर्षों से कई पांडुलिपियों को न तो कीड़ों ने खा लिया है, कई नष्ट हो गए, फिर भी आज भी उपलब्ध है। पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में मिलती है, मंदिरों और गुफाओं में मिलती है, जहाँ पे लोग जो गुरु होते थे हमारी शिक्षा देते थे, बड़े बड़े पहाड़ों में गुफाएं बना के हमें शिक्षा देते थे। धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन की, औषधियों और विज्ञान आदि सभी विषयों पर चर्चा मिलती थी। चर्चा मतलब बातचीत की जाती थी इनके बारे में। इसके अलावा क्या कहते थे, हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी थे। ये सब पहले क्या लिखे जाते थे, संस्कृत में लिखे जाते थे। बाद में इसे प्राकृत और तमिल भाषा में लिखा गया। याद रखना इस पॉइंट को। पहले ये सब जो कविता थी, महाकाव्य थे, नाटक थे,
ये सब यहाँ लिखी जाती थी, संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। बाद में इसका प्रयोग किस में होने लगा, प्राकृत और तमिल भाषा में होने लगा। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, वहाँ के लोग रहने वाले का लोगों के जनजीवन आम लोग किया करते। आगे कह रहे हैं अभिलेख। अभिलेख का मतलब आपको मैं डिटेल में बता देती हूँ। अभिलेख होता है जब हम किसी भी बारे में लेख लिखते हैं। अभी मतलब लिखना, पहले से लेख लिखना। लेख उस समय क्या करते थे, जितने भी शासक थे, महाराजा थे, अपने बारे में जितनी भी जानकारी रखते थे वो सारे एक पत्थर पर उकेरते थे। उकेरते मतलब लिख पाते थे, कहना मतलब ऐसे हड़ोड़ी और पत्थर से उन्हें कुएरते थे, उभारते थे, उकीन करते थे। तो उसी को हम अभिलेख कहते हैं। ये इनका अध्ययन कैसे किया गया, इनका मतलब है कि इनको समझिए, हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो पत्थर और धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी जो शासक थे, जो राजा थे, महाराजा थे, आसपास के लोगों के उत्कीर्ण किए हुए पत्थर करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके। आज भी अगर हम चिड़ियाघर में जाते हैं तो हमें कोई भी जानकारी होती है तो पत्थरों पर लिखा हुआ होता है। ये उस समय की जानकारी है जो हमें मिलती है। पहले के लोग भी पढ़ते थे और उनका पालन भी करते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जो राजा रानियों के, स्त्री पुरुषों के जो भी अपने काम होते थे उसकी जानकारी वो पत्थरों पर करते थे ताकि हमें पता चले उस समय लोग क्या क्या करते थे। जैसे लड़ाइयाँ हो गई या विजय का लेखा जोखा रखते थे वो सारा। तो ये जो पत्थर दे रखा है ये पत्थर कंधार का है। कंधार में अशोक नामक जो अभिलेख था, अशोक नामक शासक था जो 2200 वर्ष पुराना था। और इसमें उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपने द्वारा लिखी गई शासक की 7th क्लास की बुक में पढ़ेंगे अशोक के बारे में, अशोक का जीवन कैसा था, उन्होंने क्या क्या काम किए थे। तो इसके बारे में अक्षरों और संकेतों के माध्यम से अपनी जानकारी। और ये 2 भाषा में लिखा गया था जो पूछ सकते हैं, यूनानी और अरामिक नामक 2 भिन्न लिपियों में लिखा गया था। आप लिपियाँ पूछना, लिपियाँ एक तरीके से जो हम चीज़ बोल रहे हैं उसको चिन्ह में माध्यम करना। जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसको चिन्ह में अंकित करना। चिन्ह मतलब पूछना, जैसे पहले समय में हिंदी में देवनागरी, संस्कृत में भी देवनागरी लिपि लिखी जाती थी। तो उस समय की यहाँ पे यूनानी और अरामिक लिपि है जिसको लिखा गया है। और ये जिनको भाषा आती है वही इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी मिली। आगे देखते हैं इसके बारे में आगे क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे जानकारी, ये एक पत्थर है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। उस समय क्या होता था, प्राचीन नगर में इस करके जो पात्र होते थे उनको 4700 वर्ष पूर्व हुआ होगा। यह पुराना चांदी का पात्र है। ठीक है, चांदी का पात्र है। इस सिक्कों को भी कराए जो 2500 वर्ष पूर्व है। ये 4700 वर्ष पूर्व की बात की गई है, ये 2500 वर्ष पूर्व की बात की गई है। ये सिक्के थे उस समय, कैसे आज भी ये सिक्के मौजूद है तो हमें दिखाने के लिए जानकारी दी जाती है। आगे कह रहे हैं, अब हमारे पास देखो ये जानकारी मिली कि हमें उस समय के लोग कैसे रहते थे, किस तरीके से। अब हम पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर कई वस्तु हमें अतीत में बनी और प्रयोग की जाती थी। इन सब जो अतीत में प्रयोग होते हैं उसको पुरातत्वविद कहा जाता है, जहाँ पे पूरे समय की जो जानकारी थी वो मिली जाती। जैसे ईंट पत्थरों से बनी हुई हो या फिर अवशेष हो या चित्र हो, मूर्तियाँ हों, ये सारी चीज़ें हमें मिलती थी। तो आगे इन्होंने कहा ये चांदी के सिक्के मिले। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें उस समय पुरातत्वविद ने खोजी, जो अध्ययन करते हैं। वे औजार मिले, हथियार मिले, बर्तन मिले, आभूषण मिले। सिक्के की प्राप्ति और छानबीन खुदाई करते थे कौन, पुरातत्वविद। इन सब का अध्ययन, जबकि जितनी आकृति है, कितने चित्र हैं, कितनी मूर्तियाँ हैं, इनकी जानकारी क्या थी। अब ये किस तरीके की बनी होती थी, पत्थर की बनी हुई होती। पुरातत्वविद ने जो जानकारी दी उसमें हमें पता चला कि औजारों का किस तरीके से इस्तेमाल होता है। औजार किस पत्थरों से बनते थे, ईंटों से बनते थे, और हथियार बनते थे, बर्तन बनते थे, आभूषण आदि की छानबीन खुदाई से पता चला है। उन्होंने कुछ वस्तुएं भी पता चली है, मिट्टी से बनी हुई, पत्थर से पकी हुई मूर्तियाँ, धातु से बनी हुई, जैसे कठोर पत्थर होते थे, जो कठोर होते थे वो जल्दी नुकसान और नष्ट ना होने वाले, मतलब जल्दी नुकसान नहीं होता था, जल्दी ख़राब नहीं होते थे। पुरातत्वविद ने जो जानकारी हासिल करी उसमें क्या था, जानवरों की, चिड़ियों की, मछलियों के अंडे ढूंढे, अंडे यानी हड्डियाँ ढूंढी। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग क्या खाते थे। ठीक है, ये सारी जानकारी है, हम जब खुद पढ़ते हैं तब हमें जानकारी मिलती है। वो कह रहे हैं कि उस समय के लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष भी मिले हैं जो बचे हुए, अन्न के दाने मिले हैं, टुकड़े, लकड़ी के जले हुए टुकड़े मिले हैं, वे जले हुए रूप से बचे रहते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पुरातत्वविद ने अपनी जानकारी के माध्यम से हमें बताया है। हमने पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है हमने, पांडुलिपि क्या होती है, अभिलेख क्या होता है, पुरातत्व की जितनी भी ये जानकारी मिली है इनके द्वारा, तो
वो जो हम इनके थ्रू जाएं वो कौन होते हैं, वो इतिहासकार होते हैं जो इन सब स्रोतों को ढूंढते हैं, यानी अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी आने वाले पिछले जो समय बीत गया उसका अध्ययन करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं। क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण यानी दोबारा से निर्माण करना, दोबारा से निर्मित करना ही इतिहासकार और पुरातत्व जैसे जासूस की तरह ढूंढना, खोजबीन करना, उनको हम प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से हमें प्रयास किया जाता है। आगे जो लास्ट पॉइंट जो है, आगे जो लास्ट पॉइंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अतीत एक है या अनेक। देखिए, अगर हम अतीत की बारे में जानकारी करें तो अतीत शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। बहुवचन मतलब जैसे हम पढ़ते हैं एक वचन और बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे एक वचन की बात की जाती है, जैसे एक और अनेक। एक हमारा क्या है, एक वचन है, और अनेक मतलब बहुवचन के बारे में, यानी कि अगर एक नदी, नदी और नदियाँ, ठीक है। वचन और बहुवचन के बारे में ध्यान दिलाने के लिए अलग अलग समूह के लोग अलग अलग अतीत के बारे में हमें अलग अलग जानकारी देते हैं। उस समय के जो पशुपालक थे वो हमें क्या करते थे, किस तरीके से किसी का जीवन और राजा महाराजाओं के जीवन और व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत ही अलग था, यही बात कही गई है। जैसा कि आज हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग व्यवहार रीति रिवाज का पालन करते हैं। और आज के समय की बात करें तो अधिकांश लोग जो है वो इम्पोर्टेंट है। अंडमान निकोबार के लोग जो थे, आसपास के जो अंडमान निकोबार है, अगर हम भारत की बात करें तो इस हिस्से को जो हम अंडमान निकोबार में, उस हिस्से में वो लोग अधिकांश लोग मछली पालते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल को इकट्ठा करते हैं, और शहरी लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं और उसमें विद्यमान होते हैं। तो इसके बारे में जानकारी है। इसके अलावा एक और भेद है कि उस समय के राजा महाराजा जो थे, शासक जो थे, वो अपनी विजय लोगों का जानकारी देते थे। एक पत्थर पर बुलाते थे, एक पत्थर पर उत्कीर्ण करते थे, उन्हें बैठते थे। शिकारी होते थे, मछुए जो थे, मछलियाँ पालने वाले होते हैं। संग्राहक मैंने आपको बता दिया, जो चीज़ों को इकट्ठा करते थे। कृषि मतलब कृषि, पशुपालन मतलब पशुओं को पालते थे। शिकारी मतलब शिकार करते थे। और आम आदमी इनका लेखा जोखा नहीं रखे थे। पुरातत्व जितने भी ये लोग थे, इनकी कोई जानकारी नहीं रखते थे कि राजा महाराजा अपने ही जीवन की लड़ाई, अपने ही जीवन की लेखा जोखा अपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, उसकी जानकारी देते थे। इस तरीके से हालांकि अभी भी इसके बारे में कुछ भी जानना शेष है, मतलब और जानकारियाँ हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तिथियाँ मतलब किस तरीके से हम तिथियों को काउंट करते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ही पढ़ेंगे। 2000 ईसा पूर्व में कोई वस्तु बताइए। वर्ष की गणना ईसा मसीह के जन्म से गिनी जाती थी। ईसा मसीह 2000 वर्ष का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म की, यानी ईसा मसीह के 2000 वर्ष के बाद का समय गिना जाता है। इससे पूर्व हमारी तिथियाँ ईसा पूर्व कहलाई जाती थी, और इसके रूप में आरंभिक बुद्ध में और वर्तमान तिथि में है। अब इसके एक इम्पॉर्टेंट आपको पैराग्राफ देगा, उसमें क्लियर समझाएंगे। तो इसको कहते हैं, इसको समझना ज़रूरी है कि इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में बीसी को मतलब कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट नहीं, ईसा पूर्व से होता है, यहाँ पे दे रखी है। कभी कभी ये तिथियाँ एडी मतलब होता है आफ्टर डोमिनी, एनो डोमिनी भी कहते हैं, जिसमें हमें कहते हैं इन शब्दों को ईसा मसीह के जन्म से पूर्व कभी कभी एडी की जगह सी, बीसी की जगह बीसी ही का प्रयोग किया जाता है, जिसे कॉमन एरा कहते हैं, जो कहते हैं कॉमन एरा। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा के नाम से प्रयोग किया जाता है। विश्व के अधिकांश देशों में इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत की तिथियों के रूप में अगर जानकारी दें तो इसका प्रयोग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था, 200 वर्ष होता। अब कभी कभी इसे बीपी भी अक्षरों में प्रयोग किया जाता है, बिफोर प्रेजेंट, यानी इस समय की बात की जाती है। तो इस तरीके की जानकारी के लिए अगर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, इसमें मैंने अंडरलाइन कर दिया, वही चीज़ों को ध्यान में रखना है। मेन इसमें 3-4 चीज़ों के बाद सबसे पहला है कि हमने नर्मदा नदी यानी नर्मदा नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा। नदी में कई लोग संग्रह करने लगे थे, शिकार करते थे, फल फूल खोजते थे। सुलेमान उत्तर पश्चिम में क्या करते थे, सबसे पहले हमने 8000 साल पहले जौ और गेहूं जोआना शुरू किया था, भेड़ बकरी और गाय बैल पालने शुरू किया था। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों के बारे में वहाँ पे कृषि करने लगे थे, सबसे पहले चावल उगाने लगे थे उत्तर में। और उसके बाद हमारा धीरे धीरे सहायक और नायक नदी में आरंभिक नगर बस गए थे, जिसको हम कहते हैं नंगा नदी के आसपास के जो 2500 वर्ष पूर्व थे उन इलाकों में अलग अलग चीज़ें बसने लगी। तो इसको हमने पढ़ने से क्या होता है, हमें एक ही चीज़ को एक बार, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो आपको 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा चैप्टर धीरे धीरे। और अपने पॉइंट्स को, अपने नोट्स को बनाने के लिए आपको क्या करना है मैं डिटेल में बता देती हूँ। नोट्स बनाने के लिए आप अपने एक पॉइंट्स रखिए। देखिए, नोट बनाने का तरीका बेस्ट यही होता है। मान लीजिए मैं सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, सपोज आपने ये लाइन पढ़ी तो आपने लिखा सहायक नदी, यहाँ पे हेडिंग ले दिया सिंधु, क्योंकि आपको मेन पॉइंट्स अपने लिखने, क्योंकि एग्जाम में आपको पढ़ने से सिर्फ रिकॉल करना है,
सहायक नदी और उस सिंधु और उसकी सहायक नदी में पहला पॉइंट्स आपको पता है कि वहाँ पे बात की गई थी नदी क्या होता है, ये आपको पता है, एक बड़ी नदी छोटी नदी से जाकर मिलती है। तो कब हुई थी? 4700 वर्ष पूर्व, ये भी पूछ लेते हैं। और वहाँ पे क्या हुआ था? आरंभिक नज़र बसे हुए थे वहाँ पे। गंगा और उसकी सहायक नदी में कब हुआ था? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। तो इन चीज़ों को तटीय इलाकों में, समुद्र के तटीय नगरों में विकास हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से आप नोट्स बनाओगे तभी आपका पेपर क्लियर होगा। अगर क्वालिफाइड एग्ज़ाम में अगर आप सीटेट क्वालिफाई करते हो तो आपको मैं इम्पॉर्टेंट एक अपडेट देना चाहती हूँ। अपकमिंग आपको पीआरटी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। पेपर 1 और पेपर 2 अगर आपका क्लियर हो जाता है, पेपर 1 के लिए बोल रही हूँ, पेपर 2 के लिए आपको एनवीएस की वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। अगर आपका पेपर क्लियर हो जाता है तो आपको केंद्रीय विद्यालय की वो मिलेगी। इस तरीके से और भी गवर्नमेंट वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। तो अपनी प्रिपरेशन को 100% कर लीजिए, स्पीड कर लीजिए, स्मार्ट तरीके से तैयारी करिए। इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। तो सो डैट अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।